हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। हमें सिक्कों से क्या इतिहास पता चलता है। कल हमने देखा कि जो सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम इतिहास जानना चाहें किसी कल्चर के बारे में तो क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले टीलों की खुदाइयाँ होती हैं, अनुलंब और क्षैतिज खुदाइयाँ। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से हमें अलग अलग प्रकार के भौतिक अवशेष मिलते हैं और अलग अलग लेयर में अलग अलग कल्चर देखने को मिलती हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सिक्कों से हम कैसे इतिहास को समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे इतिहास लिखा जाता है सिक्कों से। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। मतलब ज़्यादातर सिक्कों के ढेर ज़मीन के ऊपर मिले हैं रखे हुए, और इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ज़मीन के अंदर दबा के रखे हुए हैं। जो दबे हुए हैं ज़मीन के अंदर तो उनको भी निकाला गया है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या मुद्रा, धातु मुद्रा जिसे हम सिक्का कहते हैं, यही सब कुछ था। धातु मुद्रा में ये बहुत प्रकार के सिक्के हैं। आपके सोने के हैं, चांदी के हैं, जो ज़्यादा मूल्यवान माने जाते थे। तांबा हो गया, टिन, इस तरह के बहुत सारे प्रकार के सिक्के मिलते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। शीशे के भी सिक्के बनाए जाते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। मिट्टी को पकाने के बाद उसके सिक्के बनाना, तो इस तरह के सांचे बहुत मिले हैं जिनसे पकाई गई मिट्टी के सिक्के बनते थे। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के, अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। मतलब लगभग 1 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी का जो समय था वो कुषाणों का काल था। इस समय कुषाण लोग शासन कर रहे थे। तो इनके टाइम में ज़्यादातर पकाई गई मिट्टी के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनके टाइम के हैं वो। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए। गुप्तोत्तर काल में मतलब गुप्त काल के बाद जो टाइम रहा, उस समय ये सांचे नहीं मिलते हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी। आज जैसे बैंकें हैं, कोई भी जाके अपना धन बैंक में डिपॉजिट कर सकता है, ऐसा पहले नहीं था। इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा रखते थे, ताकि मुसीबत के दिनों में उस बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सकें। ऐसी अनेक निधियाँ, जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिली हैं। ऐसी अनेक निधियाँ मिली, निधियाँ मतलब सिक्कों के ढेर हमें मिले हैं, जो न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों में ढाले गए सिक्के भी हैं। मतलब रोमन साम्राज्य के सिक्के भी मिले हैं और ये देश के अलग अलग भागों में मिले हैं। ये निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। जहाँ जहाँ से निधियाँ मिली हैं, उनको इन जगहों पर जो संग्रहालय बने हुए हैं, जहाँ चीज़ों को संग्रह किया जाता है, प्राचीन चीज़ों को, उनमें कलकत्ता है, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और मद्रास के संग्रहालय हैं। इनमें रखे हुए हैं ये निधियाँ। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ जो हमारे ये पड़ोसी देश हैं, इनके संग्रहालयों में भी भारतीय सिक्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारा क्षेत्र पहले भारत का ही हिस्सा था। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, ब्रिटेन लगभग 200 वर्ष तक हमारे यहाँ रहे, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी तथा सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए।
अंग्रेज भी हमारे से यहाँ से बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए, वो उन्होंने अपने म्यूजियम में रखे हैं। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियाँ तैयार कर प्रकाशित की गई हैं। जो प्रमुख राजवंश हैं उनके सिक्कों की सूचियाँ बनाई गई हैं और उनको प्रकाशित किया गया है। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियाँ उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियाँ बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं सिक्के। हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियाँ भी उल्लिखित मिलती हैं। जो शुरुआत के सिक्के, भारतीय सिक्के जो शुरुआत के हैं, उन पर कुछ प्रतीक मिलते हैं, प्रतीक बने हुए मिलते हैं, लेकिन बाद के जो सिक्के हैं उन पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियाँ भी अंकित की गई हैं उन पर। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थानों से ये ज्ञात होता है, जहाँ से ये सिक्के मिले हैं उन स्थानों से ये पता चलता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था, उस इलाके में उन सिक्कों का प्रचलन था। सिंपल सी बात है, तभी वो वहाँ मिले हैं। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों का इतिहास लिखा गया है। उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया, इनका इतिहास, हिंद यवन शासकों का इतिहास जो ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में भारत में जिन्होंने शासन किया, इनका इतिहास हमें सिक्कों से ही पता चलता है। क्योंकि सिक्कों का काम दान दक्षिणा में देना, खरीद बिक्री करना सिक्कों से, वेतन मजदूरी देना, इनके भुगतान में पड़ता था। इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। लेखा जोखा मिला होगा कि भाई इधर से कुछ किसी को इतने पैसे दिए, उसको इतने पैसे दिए, इस तरह की चीज़ें मिली, तो इससे आर्थिक इतिहास पता चलता है हमें। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां, व्यापारिक संघों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। अब उस समय कुछ श्रेणियां होती थी, श्रेणियों का मतलब ग्रुप से है यहाँ पर। जैसे स्वर्णकार हो गए तो सुनारों का ग्रुप हो गया, व्यापारियों का ग्रुप हो गया। ये लोग राजाओं से अनुमति ले लेते थे और अपने सिक्के ढालते थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। इससे पता चलता है कि शिल्पकारी और जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्रा में लेन देन संभव हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं। मौर्योत्तर कालों में मतलब मौर्य काल के बाद 323 से 184 ईसा पूर्व का जो काल रहा है, उसके बाद हमें 184 ईसा पूर्व के बाद अगर हम वर्तमान की ओर आएँ तो इस टाइम में हमें शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के सिक्के मिलते हैं बड़ी संख्या में। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। यह प्रश्न भी है जीके का कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सबसे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा। मौर्य काल में भी मतलब मौर्य काल के बाद भी व्यापार ठीक ठाक चलता रहा और गुप्त काल के दौरान भी। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं। गुप्तोत्तर काल का मतलब है गुप्त काल के बाद। गुप्त काल में तो सोने के सिक्के बहुत जारी किए गए, सबसे अधिक जारी किए गए, लेकिन इसके बाद सिक्के बहुत कम मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जिससे ये प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। उस व्यापार कैसा हो गया होगा, ठप हो गया होगा। इसी कारण से सिक्के कम मिले हैं। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र मिलते हैं, धार्मिक प्रतीक मिलते हैं और कुछ लेख भी अंकित मिलते हैं। तो इन सब से हमें उस समय तत्कालीन कला, उस समय की कला कैसी थी, उस समय का धर्म किस तरह का था, इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
इसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा अभिलेख। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? कहीं आज भी देखे होंगे जब कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पर एक अभिलेख लगाया जाता है वहाँ पर कि वो उसमें पूरा ब्यौरा रहता है कि किसने निर्माण करवाया, वो उसका ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिलेख। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, यहीं क्लोज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अभिलेख क्या हैं और हमें इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी के लिए।